नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत में आपका अपना साकिब सुमन एक बार फिर हाजिर है एक बड़े पॉलिटिकल मुद्दे के साथ। मुद्दा प्रदेश की आर्थिक स्थिति के दूसरे पहलू से जुड़ा है, यानी वो पहलू जिस पर चर्चा जरा कम ही होती है। प्रदेश सरकार पर इस वक्त 1,98,000 करोड़ का मोटा कर्ज है। बावजूद इसके कोरोना काल की दुहाई दी जा रही है। साथ ही वित्तीय संकट की इस घड़ी में और कर्ज लेने पर भी चर्चाएं हैं। इन चर्चाओं को प्रदेश में विपक्ष जमकर आड़े हाथ ले रहा है। हरियाणा सरकार में फिलहाल करोड़ों रुपए का कर्ज है, लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से अब और लोन लेने की बात कही जा रही है, जिसका विपक्ष जमकर विरोध कर रहा है। कर्ज में डूबती हरियाणा सरकार। सरकार पर करीब 2.25 लाख करोड़ कर्ज। फिर से लोन लेने की तैयारी। सिर पर कर्ज और फिर से लोन। हरियाणा सरकार कर्ज में डूबी हुई है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार पर करीब 2.25 लाख करोड़ का कर्ज है, लेकिन अब फिर से लोन लेने की तैयारी चल रही है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के मुताबिक कोरोना में काफी घाटा हुआ है, जिससे इस बार ज्यादा कर्ज लेने की जरूरत है। और जब केंद्र ने 2% की वृद्धि की परमिशन दी तो प्रदेश सरकार की फंक्शनिंग बेहतर हो, इकोनॉमी में पैसा का फ्लो पहले जैसा रहे, लोगों को रोजगार मिलते रहे, उसके लिए क्योंकि फंक्शनिंग बहुत जरूरी है अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, ये एडिशनल फंड विड्रॉ की। दरअसल सरकार की तरफ से प्रदेश की जीडीपी का 5% लोन लेने की बात कही गई है। विपक्ष का कहना है कि इतना कर्ज नियम कानून के मुताबिक सही नहीं, क्योंकि कोई भी राज्य सरकार किसी भी कार्य के लिए जीडीपी का सिर्फ 3% कर्ज ले सकती है। हालांकि कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि वो कोई भी नियम नहीं तोड़ रहे और जितना कर्ज संभव है उतना ही लिया जाएगा। अगर ये कर्ज भी हम लेते हैं तो तब भी हम 22% से आगे नहीं जा रहे, हम 25% से आगे नहीं जाने वाले, हम 22% तक ही रहेंगे। उसके बावजूद भी 22 से भी नीचे ही हम रहेंगे, तो हम उसको क्रॉस नहीं करते। जो लिमिट बनाई गई उसको हमको बिल्कुल क्रॉस नहीं करते। लेकिन अगर हमारा काम बढ़ता है तो स्वाभाविक ही है कि जो कोरोना का इलाज एक ही है कि हमारे काम को गति मिले, हमारी सड़कें बने, हमारी नाली बने, हमारी सड़कें बने, हमारी इंडस्ट्री चले, सारा कुछ ठीक चले, उसके लिए हम सुविधा दें। तो जैसे जैसे वो चलेगी लोगों को काम मिलेगा, और लोगों को काम मिलेगा तो ये जो कोरोना की वजह से एक समस्या रही तो उसका समाधान उसमें ही है। तो हम उस समाधान के लिए लेने लग रहे, कोई इसके लिए ले रहे सरकार किसी उस चीज में। कर्ज को लेकर सरकार पर इनेलो का प्रहार। हरियाणा सरकार पर हावी इनेलो। इनेलो नेता अभय चौटाला ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि फर्जी बिल बनाकर पैसों का खेल किया गया और अब 17,500 करोड़ का कर्जा लेकर ये प्रदेश की प्रॉपर्टी को भी शायद गिरवी रखना चाहते होंगे। जहां हर चीज में पैसा खाया, फर्जी बिल बनाए, पैसा अपनी जेब में डाल लिया, अब ये 17,500 करोड़ रुपया कर्जा और लेकर के इस प्रदेश की कोई और प्रॉपर्टी को भी गिरवी रखना चाहते होंगे। अगर ये सरकार लंबे समय तक रहेगी गलती से तो 100% इस प्रदेश का नागरिक तो कर्जदार होगा ही होगा। इसकी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो भी कर्जे में चली जाएगी। कर्जा लिए जाओ, घी पिए जाओ, मरने के बाद कोई नहीं पूछेगा। उस नीति पे चल पड़ी जो जीएसडीपी गया, जो कर्जा लेने की लिमिट 2.82 थी, आज उसको बढ़ा के 5% कर देंगे। इसका मतलब कर्जा और ले लेंगे। कोई 1 इंच मेट्रो बढ़ाई नहीं, 1 इंच रेलवे लाइन लगाई नहीं, कोई यूनिवर्सिटी बनाई नहीं, कहीं भी नहीं। सरकार पर कोरोना की मार। कोरोना ने बिगाड़ा सरकार का बजट। लोन लेने की बात कही जा रही है,
तो कई और सवाल भी उठते हैं। क्या सरकार पर सिर्फ कोरोना की मार है? क्या कोरोना की वजह से ही सरकार का बजट बिगड़ गया? खैर कोई बात नहीं, मानते हैं कोरोना की वजह से घाटा हुआ होगा, हर विभाग का हुआ होगा। देश ही लॉकडाउन था और सब कुछ बंद था, तो घाटा होना भी स्वाभाविक है। लेकिन सरकार पर तो पहले से भी करोड़ों का कर्ज है। जिस समय कोरोना नहीं था, और अगर सिर्फ कोरोना की ही बात करें तो इतना राजस्व शायद फिर भी सरकार के पास जरूर आया होगा कि सरकारी महकमों का खर्च उठाया जा सके। और अब अगर नफा नहीं तो कम से कम उतना लाभ तो हुआ ही होगा कि अपने विभागों को चलाया जा सके। लोन के लिए नियम कानून तोड़ेगी प्रदेश सरकार। जीडीपी का 3% से ज्यादा लोन कैसे संभव? लोन लेने से जनता पर पड़ेगा बोझ। विपक्ष के मुताबिक अगर सरकार जीडीपी का 5% लोन लेती है तो फिर नियम और कानून टूट जाएंगे, क्योंकि किसी भी प्रदेश सरकार के लिए जीडीपी के 3% से ज्यादा कर्ज लेना संभव नहीं। और अगर इतना कर्ज सरकार लेती भी है तो जनता पर इसका बोझ पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि सरकार खुद करोड़ों के कर्ज के बोझ के तले दबी पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी हाँ, तो पॉलिटिकल पंचायत में आज बात इसी मसले की हम करेंगे कि किस तरीके से प्रदेश में जो कर्ज है राजस्व का वो बढ़ता चला जा रहा है और कर्ज लेने की बात भी की जा रही है। दूसरी तरफ आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि एक्साइज डिपार्टमेंट से जो रेवेन्यू अर्न हुआ है वो काफी अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न हुआ है। तो जब रेवेन्यू अच्छा खासा अर्न हो रहा है तो भी कर्ज लेने की बात क्यों की जा रही है? हालांकि इस रेवेन्यू का और कर्ज लेने की जितनी बात है, जो डिमांड है, जो अमाउंट है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन फिर भी एक तर्क के तौर पर इस बात को रखा जा रहा है, क्योंकि इस मसले को लेकर के काफी ज्यादा बातें भी अब हो रही हैं। लेकिन सवाल यही है कि जीडीपी का 3% ही लोन लिया जाता रहा है, अब उसको बढ़ाकर 5% कैसे कर पाएगी ये सरकार? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। 17,500 करोड़ की बात अब सामने आ रही कि इतना और कर्ज लिया जाएगा, जिसको विपक्ष भी सिरे से नकार रहा है। वो ये कह रहा है कि आप कैसे ऐसे करेंगे, और कांग्रेस ये कह रही है कि कर्ज लो और घी पियो, मरने के बाद कोई नहीं पूछता। दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोकदल भी इस पर घोर ऑब्जेक्शन उठा रही है, उनका भी इसी तरह की बातें सामने हैं। हमारे साथ हमारे आज पॉलिटिकल पंचायत में 4 खास लोग जुड़े हुए हैं, उनसे सबसे पहले मिलवाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। प्रवीण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। राय सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका राय सिंह जी। और ओंकार जी हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर चंडीगढ़ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, चर्चा में स्वागत है आपका। सबसे पहले प्रवीण अत्रे जी, आपसे सवाल, जीडीपी का 3% तक तो सुना था, अब 5% लेंगे क्या? और सिर्फ इस बात को लेकर के कोरोना काल में बहुत नुकसान हो गया। प्रवीण जी, अब तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हमसे, मैं आपके पास लौटता हूं। चंडीगढ़ का रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन के पास। पवन, 2 तरह की बातें हैं। सरकार की अपनी भी दलील है कि कोरोना काल की वजह से बहुत ज्यादा आर्थिक तौर पर नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से कर्ज तो लेना ही होगा, और इस बार जीडीपी का 5%। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि 3% तक तो ही नियम है। बिल्कुल साकेत, हैरानी की बात है कि जो प्रदेश की जीडीपी का 3% तक का कर्ज जो लेने का नियम है, हरियाणा सरकार ने अब कानून में संशोधन किया है और 5% तक कर्ज जो है वो लेने की सरकार तैयारी में है। और सरकार ये कहती है कि कोरोना काल में जो सरकार को पैसा है वो ज़्यादा चाहिए और राजस्व जो है वो कम प्राप्त हुआ, उसके चलते उनको कर्जा और लेना पड़ेगा, और इसीलिए जीडीपी का 3% का जो क्राइटेरिया है उसे बढ़कर अब 5% पर हरियाणा सरकार जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि पिछले करीब 2.5-3 महीने की बात करें तो सारी चीजें एक तरह से कह सकते हैं कि पटरी पर लौटी है और राजस्व जो है वो सरकार को आना शुरू हुआ है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और आबकारी एवं कराधान विभाग के मंत्री दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि हमने
1966 के बाद के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 3 महीने में हमने जो एक फर्स्ट क्वार्टर है उसमें जो आबकारी विभाग से राजस्व है वो रिकॉर्ड तोड़ प्राप्त किया है। अगर इस स्थिति में भी आबकारी विभाग रिकॉर्ड तोड़ रेवेन्यू प्राप्त कर रहा है तो फिर सरकार को कर्ज लेने की जरूरत किस लिए है? बिल्कुल। साथ ही उनका यह भी दावा है कि हम कर्मचारियों को वेतन समय पर दे रहे हैं, पेंशनर्स को पेंशन समय पर दे रहे हैं, तो फिर आखिरकार कर्ज सरकार को लेना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि बड़ी डेवलपमेंट की कोई घोषणा नहीं होने वाली है, कोई बड़े जो प्रोजेक्ट हैं वो सरकार पहले ही तय कर चुकी है कि कोई नई घोषणा नहीं करेंगे, कोई नए बड़े प्रोजेक्ट नहीं बिल्कुल। लगाएंगे। इन तमाम तो फिर सवालों सरकार का जवाब जरा हम पर कर्ज का बाकी बोझ क्यों बाकी लादना राजनीतिक चाहते हैं? दलों से भी लेते हैं। पवन, मैं आपके पास लौटता हूं। राय सिंह जी कांग्रेस की तरफ से हमारे से जुड़े हुए हैं। सवाल राय सिंह जी यही है कि नियम को बदलकर अब 5% करने की बात है, लेकिन जिस तरीके से पवन ने इस बात का जिक्र किया कि कोई ऐसी नई परियोजना, नई योजना जिनमें इन्वेस्ट करना हो जिसके लिए आपको 5% जीडीपी का कर्ज लेना पड़े, ये बात समझ से परे है। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर मौका दिया है। जहां तक हरियाणा प्रदेश के 2.5 करोड़ लोगों की बात है, उनके प्रति इस सरकार की ना कोई नीति है, ना कोई नीयत है और ना ही किसी प्रकार का कोई विशेष संदेश। जहां तक जी बोलिए बोलिए राय सिंह जी बोलिए। राय सिंह जी हम सुन रहे हैं आपको, बोलिए। चलिए ओंकार जी के पास चलते हैं। ओंकार जी के पास चलते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से जुड़े हुए हैं। जी भाई साहब। ओंकार जी, सवाल यही है कि अब 17,500 करोड़ का और कर्ज लेने की तैयारी सरकार कर रही है। वजह कुछ समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? भाई साहब बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा। इस सरकार की क्या नियम है, क्या नीति है, क्या करना चाहते हैं, किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा। जब डिप्टी सीएम साहब खुद कह रहे हैं कि पिछले 3 महीने में इनके अपने डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड प्राप्तियां हुई हैं 1966 से लेके आज तक, इसका मतलब बहुत बढ़िया चल रहा है सरकार का काम। तो मत तो आम जनता रही है, इनका तो सिर्फ यही काम है कि लोन लेते चलो, काम चलाए चलो। हमें ये देखना है कि ये लोन जा कहां रहा है, कैसे यूज कर रहे हैं इस पैसे को, क्या कोई आधारभूत संरचना बनाई इन्होंने? पिछले 6 साल में इन्होंने 1,98,700 करोड़ रुपए हरियाणा के ऊपर कर्जा चढ़ा दिया। 70,000 कुछ रुपए का कर्जा था, 70,000 करोड़ का कर्जा था 2014 में। पिछले 6 साल में इन्होंने 1,98,700 कर दिया। अब मजबूरी बन चुकी इनका कर्जा लेने, और इतने मजबूर हो चुके हैं लोग कर्जा लेने के लिए कि कर्जा लेने के लिए वैधानिक सीमा जो 3% ऑफ जीडीपी हमारी फिक्स है, जो अधिनियम के अनुसार फिक्स है, उसको भी ये चेंज करके 5% कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि 2% एक्स्ट्रा अगर केंद्र सरकार ने हमारे को छूट दिया तो लेना चाहिए। इनकी हालात आज हरियाणा सरकार की वो हो गया कि इनकी दाढ़ी से मूंछ लंबी हो चुकी है। ठीक है ओंकार जी, प्रवीण अत्रे जी से संपर्क हो गया हमारा। प्रवीण अत्रे जी से संपर्क हो गया। ओंकार जी मैं जरा एक बार जवाब ले लेता हूं ताकि आप लोग भी काउंटर बेहतर तरीके से कर पाएंगे और उनको एक बार जरा। प्रवीण अत्रे जी, सवाल आपसे मैं ये पूछ रहा था कि 3% तक तो नियम था, उसको अब 5% अब आप लोग करने जा रहे हैं। पवन ने भी इस बात का जिक्र किया कि ऐसी क्या जरूरत है सरकार की जहां पर इस पैसे को इन्वेस्ट करना है। पहले क्वार्टर में 262.92 करोड़ रुपए राजस्व तो उप मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि उनके विभाग से आ चुका है। इस विषय पे जो बात हो रही है वो केवल अंधेरे में तीर चल रही है। मैं थोड़ा सा आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा। देखिए 2005 में केंद्र सरकार ने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट लॉ एक कानून बनाया था, जिस कानून के हिसाब से जो कर्ज है उसकी लेने की सीमा थी जीडीपी का 3% प्रति वर्ष, और कुल कर्ज जो है वो जीडीपी का 25% से ऊपर ना जाए। ये 2005 में कानून बना। कोरोना काल के अंदर हिंदुस्तान के लगभग सभी राज्यों में इसलिए कह रहा हूँ, चाहे पंजाब है, चाहे राजस्थान है, चाहे केरला है, मतलब चाहे विपक्ष की सरकार है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने केंद्र सरकार को लिखकर ये मंजूरी मांगी कि कोरोना काल के अंदर जिस तरह से आर्थिक गतिविधियां बंद हुई उसके कारण हमें अपने खर्चों के लिए अपनी कर्ज सीमा बढ़ाई जाए, इसकी मंजूरी दे। हरियाणा सरकार ने
ये संशोधन किया है, वो जो 2005 के अंदर जिस कानून का मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ, जिसमें सीमा 3% थी, संशोधन करके मतलब मैडम आवाज नहीं कर लिया है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जरूरी नहीं है कि उसको वो कर्ज लिया जाए। ये जो अंधेरे में तीर चल रहा है ना कि 17,500 करोड़ कर्ज और ले लेंगे, 17,500, ऐसा कहीं नहीं है। ये प्रिकॉशनरी, जैसे बाकी प्रदेशों ने केंद्र से परमिशन मतलब नहीं लेंगे कर्ज, अलाउ किया, उन्होंने संशोधन कर लिया, हमने भी संशोधन कर लिया। नहीं, कर्ज नहीं लेंगे। इसी स्तर पे ऐसी अत्रे जरूरत जी, इस पड़ती कोरोना है, काल में कितनी बार तो कर्ज ऐसा- ले चुके हैं आप? ऐसा छह देखिए, तो ये ना कहें मुख्यमंत्री जी कर्ज लिया जानकारी जाए। दे चुके हैं कि आपने कोरोना काल में 6,000 करोड़ का कर्ज एक बार लिया है और उसके बाद आपने 5,000 करोड़ के कर्ज के लिए फिर आपने केंद्र से मांग की है। कितनी बार कर्ज लिया है आपने इस कोरोना काल के दौरान? मुख्यमंत्री जी जानकारी दे चुके हैं। बिल्कुल ठीक है पवन जी, अब कितना आप वो भी कर्जा सुन लिया ये बता लीजिए। दीजिए, छोड़ दीजिए अरे आप पवन इसको। जी, सुन लीजिए। आप 5% पवन करने जी, बाद सुन लेंगे लीजिए। नहीं लेंगे, लेकिन अब लिया कितना ये अरे बता भाई सुन दीजिए। तो लो, अब सुन भी लो। हाँ, सवाल बोलिए, आपके हो बोलिए। गया, जवाब सुन लो इसका। बोलिए। देखिए, पहले तो मैंने स्पष्ट कर दिया कि कानून ये था कि जीडीपी का 3% और कुल कर्ज जीडीपी का 25% से ज्यादा नहीं ले सकते, विदिन लिमिट आप ले सकते हैं। ये जो है ये कानून है। और हरियाणा प्रदेश की सरकार ने, पहले मैं स्पष्ट कर दूं, अपनी सीमा को कभी क्रॉस नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, जो कर्ज का जिक्र हो रहा है, हुडा साहब भी जिक्र कर रहे थे, अभी पवन जी ने भी जिक्र किया। साकेत 2004 तक हरियाणा प्रदेश में 23,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। 2004 से 2014 जो सरकार ने अपने बजट में रिफ्लेक्ट किया था, जिसका अभी जिक्र जो है इनेलो के प्रवक्ता भी कर रहे थे, 70,000 करोड़ रुपए। जो 30,000 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों का कर्ज था, वो इस 70,000 के अलग था, जिसको सरकार ने अलग से रिफ्लेक्ट किया। अगर 70 में जोड़ दे 1 लाख करोड़ रुपए। आज अगर हमारे ऊपर बार बार एक सवाल उठता है, जिसके अंदर मैं कैब की रिपोर्ट का भी जिक्र करूंगा, जहां पे 1,45,000 करोड़ रुपए कर्ज कैब ने कहा है हरियाणा प्रदेश पे, तो हमारी सरकार ने लगभग 45,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया। इस बात से मैं इनकार नहीं करता, लेकिन उसमें समझ लीजिए जो बिजली कंपनियों का कर्ज था, हरियाणा सरकार ने 26,000 करोड़ रुपए को ओन किया, मतलब वो खुद लिया, बिजली कंपनियों को कर्ज मुक्त कर दिया। और उसका पीछे भी कारण था ब्याज, हमें 3% ब्याज का लाभ हो रहा था, इसलिए सरकार ने उसको ऑन कर लिया। अच्छा, प्रवीण अत्रे जी, इस मुद्दे की चर्चा नहीं हो रही है, अब इस बात की चर्चा हो रही है कि कोरोना काल में आपने कर्जा कितना लिया है केंद्र सरकार से। अभी कोरोना काल में आपने कितना कर्जा लिया है ये बता दीजिए। ये तो मालूम है कि 2 लाख करोड़ का प्रदेश के लोगों पर कर्जा है, चाहे किसी भी सरकार ने लिया हो। हाँ, पवन जी सुन लीजिए, आप जब सवाल पूछते हैं फिर उसके बाद जवाब भी सुनिएगा। पहले तो लेकिन आज ये बता दीजिए कोरोना काल में कितना आपकी सरकार ले चुकी है केंद्र सरकार से? तो लो यार, अब सुनो। ठीक है, बोलिए अत्रे मैं जी, ये बोलिए। कह रहा हूँ पवन जी, एक तो आप अगर पूरी आप बेहतर जानते हैं, जो रेवेन्यू कलेक्शन, डायरेक्ट कलेक्शन, इनडायरेक्ट कलेक्शन, जो केंद्र सरकार के पास रेवेन्यू कलेक्शन होता है, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस से, उसके अंदर 42% हिस्सा राज्य सरकारों का होता है। ये आप बेहतर जानते हैं। राज्य सरकारों का वो अच्छा, प्रवीण अत्रे जी, जो केंद्र सरकार समय समय पे राज्य सरकारों को देती है, उसका जिक्र अगर आप कर प्रवीण अत्रे जी, एक चीज में आप समझे इस चीज को। मैं एक चीज इसी टॉपिक से, तथ्यों को क्यों घुमा रहे हैं आप ये बता दीजिए कोरोना काल में कर्जा कितना लिया? अरे साहब, मैंने आपको बताया तो है, अभी आप उसको अगर तथ्यों को घुमाना कहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, अगर हमारा 42% रेवेन्यू शेयर और वो हमें समय समय पे मिलता है, तो आप उसको घुमा रहे हैं, मैं नहीं घुमा रहा हूँ उसको। टोटल अमाउंट तो बता दीजिए प्रवीण अत्रे जी कि हाँ इतने आप हजार सीधा करोड़ लिया है। बता दीजिए फिर कितना कर्ज लिया। मार्च के, देखिए फरवरी के अंदर जिस वक्त बजट पेश किया गया था, बजट के अंदर क्लियर फिगर दे दिया गया था 1,39,000 करोड़ के जो टोटल कर्ज की फिगर आई। अब उस फिगर के अंदर वो अगर 45 चला जाता है तो सीधी कैलकुलेशन है 6,000 करोड़ रुपया। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम सीमा के अंदर हैं, जीडीपी के 25% से ऊपर नहीं जाते, जीडीपी के 3% के अंदर रहते हैं, और कांग्रेस के कार्यकाल तो मजबूरी आपकी, आप उससे बाहर जा नहीं सकते, कैप है एक। और दूसरी चीज देखिए साकेत, यहाँ समझना एक और बहुत जरूरी है, कर्ज किस लिए लिया जाता है। अगर हरियाणा सरकार ये कहती है अपने बजट के अंदर, मुख्यमंत्री जी ये बोलते हैं कि हम पहले के बनिस्बत शिक्षा पे 15% ज्यादा खर्च करेंगे। अगर सरकार ये कहती है कि हम एग्रीकल्चर के ऊपर, अच्छा प्रवीण अत्रे जी, मैं इस टॉपिक के साथ साथ एक टॉपिक और इंक्लूड कर रहा हूं, पवन, एक टॉपिक और इंक्लूड कर रहा हूं मैं यहाँ पर, 4,000 एक टॉपिक और इंक्लूड कर रहा हूं प्रवीण अत्रे जी, आज दो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए। प्रवीण अत्रे जी, आज दो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया गया कि पहले क्वार्टर में 262.92 करोड़ रुपए रेवेन्यू और कोविड सेस से
75 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हुआ है। विभाग ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात अगर करें तो वहां यह बात सामने आ गई कि विजिलेंस जांच को हामी दे दी गई है 10 तारीख को ही। अगर उस विभाग की तरफ से इतना अच्छा प्रदर्शन किया गया तो फिर विजिलेंस जांच और उप मुख्यमंत्री के बयान लगातार बदलते रह रहे हैं। देखिए ऐसा है साकेत, जहां तक पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने जिक्र किया जिसके अंदर रेवेन्यू और कलेक्शन की बात हुई, देखिए रेवेन्यू और कलेक्शन एक अलग बात है, लेकिन जिस विषय के ऊपर जांच की बात की जा रही है सर, हरियाणा प्रदेश सरकार कहीं ऐसा थोड़ी बोला गया प्रवीण अत्रे जी कि अगर वो अनियमितता नहीं होती तो और रेवेन्यू बढ़ जाता, ऐसा तो जिक्र ही नहीं किया गया आप कार्यकारण मंत्री की तरफ से। नहीं साकेत, आप ये चाहते हैं कि वो ये बोलते कि साहब जो जिस बात पे अतिथि बैठी थी अगर वो ना होता तो रेवेन्यू बढ़ जाता। आप ये चाहते हैं कि आपके शब्दों का प्रयोग वो करे, ऐसा नहीं होगा। देखिए अगर एक किसी विभाग का मंत्री अपने विभाग के रेवेन्यू कलेक्शन का जिक्र कर रहा है तो हमें उसको मानना होगा। दूसरी तरफ जहां तक अनियमितता की बात है या एसईटी की रिपोर्ट की बात है, साकेत प्रवीण जी, अगर रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ रहा है इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू कलेक्शन भले ही बढ़ता रहे लेकिन अगर कोई उसमें गड़बड़ी घोटाला हो रहा है तो वो होता रहे, क्योंकि हमारा तो रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ रहा है। प्रदेश का रेवेन्यू कलेक्शन बढ़े ये अच्छी बात है, लेकिन उस महकमे में बैकडोर से शराब की तस्करी हो ये सही है क्या? पवन जी रिपीट करेंगे आप अपना सवाल? पवन जी का सवाल ये है कि बैकडोर से जो एंट्री हो रही है और इस तरीके अगर रेवेन्यू आ रहा है और रेवेन्यू आते के साथ साथ ये अनियमितताएं भी चलती रहें, ये ठीक है क्या? देखिए एक चीज तो ये है, अगर विभाग का रेवेन्यू बढ़ता है तो हमें कहीं ना कहीं इस बात को भी मान लेना नहीं तो प्रवीण अत्रे जी आप इस चीज को तो मानेंगे ना कि जो अनियमितताएं हुई हैं, जो गलत तरीके से शराब की तस्करी हुई है, अगर वो नहीं होता तो रेवेन्यू और कहीं ज्यादा होता, लेकिन उप मुख्यमंत्री तो इस बात का जिक्र नहीं कर रहे। देखिए साकेत जो आपने शराब की तस्करी की बात की, आप भी बेहतर जानते हैं कि इसी सरकार के कार्यकाल में एक राजनेता को गिरफ्तार किया था, ऐसे ही मामले के अंदर सरकार ने खुद गिरफ्तार किया। आप ये भी जानते हैं कि सरकार ने एसईटी बनाई है। 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का फरीदाबाद में दिया हुआ बयान भी, ठीक है, जरा ओंकार जी का रिएक्शन लेता हूं मैं इस पर। ओंकार जी का रिएक्शन, ओंकार जी तो उससे आगे कोई बात, ओंकार जी का रिएक्शन। साकेत जी, ये आंकड़ों के खेल में जनता को घुमाने में माहिर हैं। इनका काम ही है, हर एक बार में आंकड़ों में खेल खुल जाती हैं। हम तो सीधी सी बात करते हैं, कोरोना काल में हरियाणा सरकार ने ऐसे कौन से खर्चे कर दिए, ऐसी कौन सी आधारभूत संरचना बना दी, कितना स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा कर दिया। इन्होंने तो अपनी सारी दुकानें खोल रखी हैं, शराब भी खोल रखी, सारी दुकानें इनकी खुली हैं, मर तो आम जनता रही है। दूसरी तरफ ओंकार जी एक चीज का और जिक्र कीजिए, एक बात और बताइए ओंकार जी। एक तरफ अनिल विज साहब कह रहे हैं कि एसईटी की रिपोर्ट के आधार पर अब विजिलेंस की जांच होगी, दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि रेवेन्यू बहुत अच्छा आया है। इन दोनों में आपस में खींचतान तो पहले दिन से बनी हुई है जी। इनको देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि रेवेन्यू एक अलग चीज है। आप अगर शराब को इलीगल बेच रहे हो, उससे रेवेन्यू कमा के हम रेवेन्यू नहीं ले सकते। अगर एसईटी की रिपोर्ट आ चुकी है, उसके बाद विजिलेंस जांच की क्या जरूरत है? उस रिपोर्ट के अनुसार एफआईआर दर्ज करो और गिरफ्तार करो। राय सिंह गुजर साहब, अगर आप सुन रहे हैं, अगर आप सुन पा रहे हैं राय सिंह जी, तो अब सवाल यही है कि एक तरफ अनिल विज कुछ कहते हैं, उप मुख्यमंत्री फिर कुछ कहते हैं और उप मुख्यमंत्री के बयान तो लगातार बदलते जा रहे हैं। माननीय अभी मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूं। इससे पहले मुझे अभी तक इस पूरी डिबेट में जो मुद्दे सामने आए, जो तथ्य आए और जिस प्रकार से चर्चा हुई, मुझे कुछ उसका ज्ञान मुझे सुनाई नहीं दिया। लेकिन मेरा पूरी डिबेट का जो आपका विषय है उस पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के 2.5 करोड़ लोगों के लिए इस सरकार ने कोई संवेदनहीन, किसी प्रकार का विश्वास जनता के साथ, किसी प्रकार की उनकी नीति नियत और नेता का जो नेतृत्व होता है प्रदेश के लोगों के प्रति जवाबदेही होती है। चलिए, वक्त की कमी है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया पॉलिटिकल पंचायत में शामिल होने के लिए। आज की पॉलिटिकल पंचायत में बस इतना ही। कल कुछ और मसलों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।